अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रविश कुमार, अभिशार शर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, चंदन शर्मा और इस तरह के कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको आप सेकुलर जर्नलिस्ट समझते हैं, बेबाक जर्नलिस्ट और ईमानदार सहाफ़ी कहे जाते हैं। ये सब अब टीवी चैनलों को छोड़कर यूट्यूब पर आकर अपनी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब ने भी अपनी खबर में, अपनी रिपोर्ट में हमास के हमला को आतंकवादी हमला कहा है, हमास को एक आतंकवादी संगठन कहा है। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को हमास की, फ़लस्तीन की तारीख़ नहीं मालूम है, या फिर इन लोगों की सोच वही है जो अमेरिका है कि अमेरिका अगर किसी को दहशतगर्द कहेगा, इजराइल किसी को दहशतगर्द कहेगा तो वो दहशतगर्द हो जाएंगे। खा उसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो, तारीख़ कुछ और हो, या ये समझ लिया जाए कि ये लोग ऐसे मीडिया हाउसेस से निकल कर के आए हैं जिन मीडिया हाउसेस ने हमेशा मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया। हम लोगों ने वो दौर देखा है कि 2004 से 2014 के दरमियान यूपीए की सरकार थी और कहीं भी मुल्क में छोटा सा बम ब्लास्ट होता था, कोई पटाखा फूटता था तो सीधे उसको दहशतगर्दाना हमला कहा जाता था। फिर उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता था और मुसलमानों को भी दहशतगर्द कहा जाता था। लेकिन जब तहकीक होती, सच्चाई पता चलती तो मालूम होता था कि उसके पीछे कहीं पर आरएसएस के किसी ग्रुप का हाथ है, कहीं पर किसी और का हाथ है। मुसलमानों का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता था। कई मरतबा ये भी देखा गया कि जब पता चला कि मुसलमान ग्रुप उसमें शामिल नहीं है या नाम किसी मुहीश का, किसी पांडे का रहा है, तो फिर मीडिया का अंदाज बदल जाता था रिपोर्ट करने का और कहा जाता था कि नहीं, ये दहशतगर्दाना हमला नहीं, एक मामूली पटाखा फोड़ा गया था, वो बम ब्लास्ट नहीं था। अब ये लोग भी सीधे सीधे हमास को दहशतगर्द तंजीम कह रहे हैं। किसी भी तंजीम को, किसी भी ग्रुप को दहशतगर्द कहने का पैमाना क्या होता है, ज़रा उसको समझिए। दहशतगर्द किसी को आप उसी वक्त कह सकते हैं, किसी भी तंजीम ग्रुप को, कि जब उस मुल्क ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा हो, उसको कलअदम करार दे रखा हो, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने उस ग्रुप को कलअदम करार दे रखा हो, तो आप उसको कह सकते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको दहशतगर्द ग्रुप करार नहीं दे रखा है, लेकिन हमारे मुल्क ने उसको दहशतगर्द करार दे रखा है, तो यकीनन हमारी जिम्मेदारी होगी अपने मुल्क की बात को मानना। और वज़ारत दाखिला ने जिस ग्रुप को दहशतगर्द करार दे रखा है उसको दहशतगर्द मानना। अगर आप नहीं मानेंगे तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं आप पर इल्ज़ाम आएगा कि सरकार ने जिसको दहशतगर्द करार दे रखा है उसके साथ आपके राब्ते क्यों हैं। कलअदम तंजीम के साथ राब्ता को जुर्म समझा जाएगा, गिरफ्तारी होगी, यूएपीए का केस भी दर्ज होगा। लेकिन हमास को हिंदुस्तान की सरकार ने दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल नहीं कर रखा है। आप गूगल कीजिए, इंटरनेट पर जाइए और वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर बैन ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है उसमें हमास का नाम शामिल नहीं है, अलकायदा का नाम शामिल है, कई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम शामिल है, दाइश का नाम शामिल है, भारत की कई सारी तंजीमें हैं। हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी उस लिस्ट में आ गई है, लेकिन हमास का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जिन संस्थाओं को दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिनको बैन किया जाता है, उसमें नाम हो, लेकिन हमास का नाम अलकायदा की लिस्ट में भी नहीं है। अमेरिका ने कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की अक्सरियत राय से कि हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, लेकिन सभी का इत्तेफाक नहीं हो सका और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमास को बैन ग्रुप या कह लीजिए दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया जा सका। अब अमेरिका हमास को दहशतगर्द मानता है, और इसलिए अमेरिका मानता है क्योंकि इजराइल मानता है, और इजराइल इसलिए हमास को दहशतगर्द ग्रुप कहता है कि हमास फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक तंजीम है, एक ग्रुप है। हमास की कोशिश है कि मस्जिद अक़सा को आज़ाद किया जाए, हमास की कोशिश है कि उसके घरों को जो इजराइलियों ने, यहूदियों ने छीन लिया है उसको वो वापस ले, तो अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, और जो पूरा गज़ा है जिसकी नाकाबंदी कर रखी है, जिसको एक जेल बना कर रखा हुआ है, वहाँ गज़ा तक नहीं पहुँचने दी जाती है, वहाँ बिजली की सप्लाई को इजराइल रोक देता है, वहाँ साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं है, यानी ज़िंदगी जीना अजाब बना रखा है इजराइल ने हमास के कारकुनान की, फ़लस्तीनियों की, गज़ा पट्टी में रहने वालों की। तो इसलिए हमास के ग्रुप बनाया गया ताकि वो इजराइल के ख़िलाफ़ लड़े
फ़लस्तीनियों के राइट्स के लिए, हुकूक़ के लिए। इस बुनियाद पर हमास लगातार इज़राइल के साथ लड़ता है। इज़राइल अगर हमला करता है फ़लस्तीनियों पर तो हमास उसका जवाब देता है। चुनांचे इज़राइल ने अपने मकसद को सामने रखते हुए हमास के हमलों को दहशतगर्दाना हमला कहना शुरू कर दिया और इसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। और अमेरिका इज़राइल का सपोर्टर है, बल्कि इज़राइल को अमेरिका ने बनाया है, अपनी एक फ़ौजी छावनी कायम कर रखी है। इज़राइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है और बरतानिया की भी। तो जो पॉलिसी इज़राइल की होती है वही पॉलिसी अमेरिका की भी होती है। अमेरिका इज़राइल के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों अमेरिका इज़राइल की हर बात मानता है, आगे कभी तफसील से बात करेंगे। तो जब इज़राइल ने कहा कि हमास दहशतगर्द ग्रुप है तो अमेरिका ने भी उसको मान लिया। बरतानिया ने भी इज़राइल को बनाया था, लिहाजा बरतानिया की भी वही राय है। और यूरोप के ज़्यादातर ममालिक हमास को दहशतगर्द संस्था कहते हैं, लेकिन इसके अलावा चीन हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता है। रूस की नज़र में हमास दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, किसी भी अरब मुल्कों की नज़र में हमास दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ख़ुद इंडिया की नज़र में या पाकिस्तान की नज़र में हमास दहशतगर्द संस्था नहीं है। हाँ, हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया इज़राइल पर, और इज़राइल अभी तक उस हमले से बाहर नहीं निकल सका है। उस हमला की मजम्मत करते हुए भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रूर कहा कि यह दहशतगर्दाना हमला था और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इज़राइल के साथ हमदर्दी जताई और इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का फ़ोन भी आया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, शुक्रिया अदा किया ट्विटर पर। और इसकी वजह से काफ़ी नाराज़गी भी पाई जा रही है। भारत के कई बड़े बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट की एक तरह से तनकीद की है और कहा है कि उनका यह नज़रिया गलत है। भारत हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहा है, फ़लस्तीन की मदद करता रहा है। उन लोगों ने वजह भी बताई कि हमास ने या फ़लस्तीनियों ने इज़राइल पर क्यों हमला किया है। हमला के लिए ज़िम्मेदार हमास नहीं है, बल्कि ख़ुद इज़राइल है जिसने माहौल ऐसा पैदा किया, हालात ऐसे बनाए जिसकी वजह से हमास को हमला करना पड़ा है। अब ये जो सारे बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनका मैंने शुरू में नाम लिया, इन सब ने अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस बनाई है उसमें किसी ने खुल करके हमास के हमला को दहशतगर्दाना हमला कहा, किसी ने वाज़े लफ्ज़ों में हमास को आतंकवादी संस्था कहा है। और रवीश कुमार ने बड़ी खूबसूरती के साथ गोलमोल बातें की। कभी वो फ़लस्तीन की तरफ जाते हैं, कभी इज़राइल की हिमायत में जाते हैं, कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब की बातें करते हैं। लेकिन जब हमास के हमला का जिक्र करते हैं तो उसको आतंकी हमला कह देते हैं। लेकिन जब इज़राइल हमला करता है फ़लस्तीन पर तो वो कभी नहीं कह रहे हैं अपनी पूरी वीडियो में कि इज़राइल ने भी आतंकी हमला किया था। हमास के हमला को आतंकी हमला ज़रूर करार देते हैं। थोड़ा सा वो बीच बीच में रहते हुए यहाँ तक कह देते हैं कि फ़लस्तीन के साथ भी आतंक हुआ, लेकिन ये आतंक किसने किया वो कहने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कितने बड़े बड़े पत्रकार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं जिन पर आपको और देश के सेकुलर मिजाज रखने वालों को भरोसा है। सुनते हैं जब ये लोग टीवी चैनल को छोड़कर आते हैं, अपना यूट्यूब चैनल कायम करते हैं तो एक दिन में इनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मिलियन में इनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। और इसी वजह से कि जो टीवी चैनल है वहाँ इनके मालिकान इनको बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे थे, इनका नज़रिया अलग था, इनकी सोच अलग थी। टीवी चैनल वाले इनसे कुछ और कहलवाते थे, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते थे, कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्टिंग करवाते थे, मोदी की हिमायत में रिपोर्टिंग करवाते थे। इस वजह से लोग यूट्यूब चैनल पर आए, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन अब उन लोगों का ये हाल है। आपको लगता होगा कि लोग नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते हैं, कांग्रेस की हिमायत में खबरें दिखाते हैं, इसलिए बड़े अच्छे हैं, सेकुलर मिजाज रखने वाले हैं। लेकिन जब मामला मिली इशूज़ का आता है, मुसलमानों के मसाइल का आता है, तब वहाँ भी ये उसी सफ़ में चले जाते हैं जिस सफ़ में आप सुधीर चौधरी को रखते हैं, जिस सफ़ में आप सुशांत सिन्हा को रखते हैं, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और क्या नाम है उसका, अमन चोपड़ा, या एक और गुल्लो सहाफ़ी है उसको रखते हैं, रुबिका लियाकत को रखते हैं। उसी सफ़ में शामिल हो जाते हैं और उसी तरह ये सब भी हमास को आतंकवादी संस्था कहने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो इनको मिली इशूज़ का इल्म नहीं है या फिर ये ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर पीछे की चीज़ों को भूल जाते हैं। रवीश कुमार साहब बड़ी सफाई के साथ अपनी वीडियो में कहने लगे कि किसी हमला की निंदा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले क्या हुआ उसका जायज़ा लिया जाए, उसको देखा जाए और उससे पहले उसकी निंदा की जाए, बल्कि जो हमला जिस वक्त हुआ उस वक्त उसी की निंदा करो, उससे पहले क्या हुआ उसकी निंदा कोई ज़रूरी नहीं है। अब कोई रवीश कुमार से पूछे कि हमास पर या फ़लस्तीन पर, वहाँ के मुसलमानों पर, अरबों पर पिछले 75 सालों से इज़राइल हमला करता रहा है, उनके घरों को छीन रखा है, उनकी ज़मीन सिर्फ
7% थी और अब फ़लस्तीन के 90% इलाकों पर इज़राइल काबिज़ हो चुका है और जो 10% का इलाका है वहाँ भी अमली तौर पर इज़राइल की हुकूमत है, क्योंकि वो आज़ाद एरिया नहीं रह गया है। तो इज़राइल इतना बड़ा जुल्म कर रहा है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जाएगी, उसको क्यों नहीं देखा जाएगा। हालिया हमला जो हमास ने किया वो 2 साल पहले जब मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान मुसलमानों पर हमला हुआ, उसका ये रद्द अमल था, उसी वक्त से प्लानिंग चल रही थी। तो रवीश कुमार पीछे की चीज़ों को नहीं देखना चाहते, सिर्फ अभी की चीज़ों को देखना चाहते हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया पिछली वीडियो को शेयर करते हुए, कहा कि जो लोग आज हमास की तनकीद कर रहे हैं, हमास की मजम्मत कर रहे हैं, इसको आतंकवादी हमला करार दे रहे हैं, क्या इन लोगों ने 2000 पहले जब हमला हुआ था फ़लस्तीनियों पर नमाज के दौरान तब हमला किया था, तब बच्चे नजर आए थे, लेकिन ये सब खामोश नजर आए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिशार शर्मा ने हमारे कई कोलीग को पर्सनल पर आकर मैसेज किया, उल्टा सीधा उनको कहा कि तुम एक वाक़या को नज़ीर बना रहे हो, तुम ऐसे वैसे हैं, हम मोदी के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ आपको बताना है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई आरएसएस के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई बीजेपी के ख़िलाफ़ खबरें दिखाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका हमदर्द है, आपके इश्यूज़ को बात करेगा, आपसे हमदर्दी जाहिर करेगा, वो आपके मसाइल को उठाएगा, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इसलिए बोलते हैं कि कांग्रेस को फ़ायदा हो, कांग्रेस की इक़्तिदार में वापसी हो, तो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, आपके लिए नहीं। मुसलमानों की जो लड़ाई है वो मिली शनाख्त की है, उनके वजूद की है, और इन सब मामलों में सारे कम्युनिस्ट जहन रखने वाले या सारे लेफ्ट और लिबरल लोग भी एक हो जाते हैं। और इसी वजह से इस वक्त यानी फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों की सोच एक जैसी हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ज़रूरत है आपको एक ऐसे मीडिया हाउस की, एक ऐसे यूट्यूब चैनल की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां आपकी बात मुकम्मल आपकी शनाख्त के साथ की जाए, जहां मिल्लत के तमाम इशूज़ पर गहराई से तज्ज़िया किया जाए। लेकिन ऐसे चैनल को आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, आप उनको माली मदद नहीं देते हैं। रवीश कुमार चैनल शुरू करते हैं, अभिशार शर्मा आते हैं, प्रज्ञा मिश्रा आती है, और इस तरह के अजीत अंजुम और जो भी लोग चैनल की शुरुआत करते हैं, बड़ी तादाद में मुसलमान लाखों रुपए उनको देते हैं, डोनेशन करते हैं, रकम पहुंचाते हैं। जो आरएनआई मुस्लिम हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो उनको बड़ी तादाद में रकम पहुंचाते हैं और उनको लगता है कि जब ये मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो उससे मुसलमानों के मसाइल हल हो जाते हैं। जब ये आरएसएस को गालियां देते हैं, बीजेपी को गालियां देते हैं, तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है और फिर मुसलमानों को खुशी मिलती है और इसीलिए इनको बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। लेकिन जब आपकी शनाख्त की बात आती है तो ये वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको आप गालियां देते हैं। इसलिए ज़रूरत है उन मीडिया हाउसेस को मजबूत करने की जो मिली मसाइल पर बात करते हैं, जिनको तमाम चीज़ों का इल्म है, जो आपके इश्यूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं, जो हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला कांग्रेस की हुकूमत का आ जाना और बीजेपी हुकूमत का नहीं होना नहीं है। हुकूमत जो भी होगी मुसलमानों के साथ मसाइल होंगे। आज़ाद हिंदुस्तान के 76-77 सालों में सबसे ज़्यादा मरकज़ में हुकूमत कांग्रेस की रही है और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशानियों का सामना कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही रहा है। इसलिए सरकार बदलने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि जमहूरियत में आपको आवाज़ उठाना होगा, मीडिया हाउस को मजबूत करना होगा, सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करना होगा, तभी सरकार सुनेगी, आपको आपका हक मिलेगा। तालीम के मैदान में आपको आना होगा, अच्छे अच्छे सहाफ़ी आपको पैदा करने होंगे, लॉ की तालीम आपको हासिल करनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के मीडिया हाउसेस को आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं लगातार कई मरतबा मिल्लत टाइम्स के लिए डोनेशन की अपील करता हूँ, आप लोगों से मदद मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, लेकिन मुझे मदद नहीं मिल पाती है। कई मरतबा मैं ट्विटर पर, यूट्यूब पर अपील डालता हूँ तो कभी 2000 कभी 4000 की रकम आती है जो हमारे ऑफिस के बिजली बिल का किराया अदा करने के काबिल भी नहीं होता है। फिर मैं छोड़ देता हूँ थक हार करके, क्या मांगूँ। कुछ लोग मदद करते हैं लेकिन जो बड़े हजरात मदद नहीं कर पाते, उनको लगता है कि जब एक गैर मुस्लिम, एक शर्मा नाम वाला, रोहित नाम वाला मुसलमानों के मसाइल पर बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन जब अहमद, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला नाम वाले बोलते हैं तो उससे मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होते, लेकिन नुकसान आपका होता है और ये साफ दिख रहा है। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, अपने मीडिया हाउसेस को मजबूत बनाइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिल्लत टाइम्स को मजबूत कीजिए, कोई और आप अल्टरनेटिव
प्लेटफॉर्म की शुरुआत कीजिए, उसको मजबूत बनाइए, एक मीडिया हाउस खड़ा कीजिए और उसमें ऐसे सहाफ़ियों को रखिए जिनको मिली मसाइल का इल्म हो, जिनको चीज़ों का इल्म हो, जो आपको सही नरेटिव दे सके, जो आपको बता सके, जो मालूमात में ऐसा इजाफा करे कि जहाँ से गुमराहियाँ पैदा न हो। अभी सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिन पर आप भरोसा करते हैं, इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, जो कशीदगी चल रही है, वो बेहद शर्मनाक है और गोदी मीडिया के पत्रकारों से ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ गए। तो यही बातें आज मैं कहने के लिए यहाँ आया था। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, क्या मेरी राय से आप एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इन लोगों की मैं वीडियो सुनाता, आपको सबूत दिखाता कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ इनकी वीडियो को। अगर इनकी वॉइस भी मैंने सुना दिया तो ज़रूर हमें कॉपीराइट भेजेंगे, स्ट्राइक चैनल पर भेजेंगे, डिलीट कराने की कोशिश करेंगे और बदला लेंगे कि भाई हमारी मुखालफत की गई है। ट्विटर पर ऐसे ट्रोल कर देते हैं इनको लोग, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। लेकिन आप इनके चैनल की वीडियो जाकर के विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा। कुछ वीडियोज़ को ट्विटर पर भी कई लोगों ने शेयर किया है, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। शम्स तबरेज़ क्यों आप ट्विटर पर शेयर करेंगे तो आ जाएगा और वहाँ भी ये चीज़ें मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, अपनी राय ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।